सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर द स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, ध्यान देते हैं। सो इनफैक्ट यहाँ पे दो तरीके के स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं और दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिज्म यूज करते हैं। सो बेसिकली दिस इज द एमिसिव स्पेक्ट्रम। एमिसिव स्पेक्ट्रम में क्या हो जाता है, वी जनरली हीट दिस गैस, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द गैस, जस्ट अ मिनट, ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द गैस, ठीक है, ओके, लुक हियर। सो वी हीट द गैस, यहाँ से हम लोग हीट कर लेंगे गैस को, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द गैस देयर विल बी सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइंस। व्हाइट लाइट इसमें से ये एमिसिव है, एब्जॉर्प्टिव है, एमिसिव है, ठीक है, ओके, लुक। सो एमिसिव में यहाँ पे देयर आर सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइंस, यहाँ पे मैंने मतलब ये फ्लिप करना चाहिए था, बट ठीक है। तो एमिसिव स्पेक्ट्रल लाइंस में लेट अस से देयर आर 6 स्पेक्ट्रल लाइंस। हाउ बाय द वे हाउ डू वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस? n into n plus 1 divided by 2 या फिर n plus p into n plus p plus p minus n divided by p minus n plus 1 divided by 2, ठीक है। मतलब p मतलब p तो ऑर्बिट में जंप करेगा तो, ठीक है, आता हूं मैं इस पे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे दिख रहे थे वही स्पेक्ट्रल लाइंस जो यहाँ पे दिखे वही स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे मिसिंग थे इफ आई डोंट चेंज द गैस, ठीक है। थोड़े से एडिशनल भी दिखते हैं, अभी वो क्यों थोड़ा बाद में देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हाँ, नीचे इसमें मैंने यहाँ पे वो देख के उल्टा कर दिया, ठीक है, ओके। सो एमिसिव वाला नीचे एक्चुअली आ गया, एब्जॉर्प्टिव वाला ऊपर आ गया, ठीक है, ओके। सो ओवर हियर व्हेनेवर इट पासेस थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म की इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू चेक व्हाट स्पेक्ट्रल लाइंस आर मिसिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। जो स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे जो दिख रहे थे वही स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे क्या हो गए, मिसिंग, ठीक है। सो देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस। इसे हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस को वी कंसीडर इट टू बी द बेसिस ऑफ द एटॉमिक थियरी, ठीक है। जो यहाँ पे किसने एक्सप्लेन किया था, बाय विच ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट। बट बोर्स ऑर्बिट में भी अगर आप देखोगे क्या ये स्पेक्ट्रल लाइंस और स्प्लिट किए जा सकते हैं? यस, कैसे और कितने पार्ट में? एक को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इनफैक्ट आपको ये पता भी है, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बाय विच इफेक्ट? क्या? नहीं, वाइड ज़ीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग और मैग्नेट, अच्छा ठीक है, जाने दो, ठीक है, लिखिए, कुछ नहीं होता वो, ठीक है, एवरीवन लिखिए, ठीक है। सो बेसिकली अ स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, जिसकी सबसे आपके स्पिन भी डिटरमाइन होते हैं, ठीक है, बट अभी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज बाय यूजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज कॉल्ड एज ज़ीमन एंड द स्टार्क इफेक्ट। फिलहाल के लिए आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का ये कुछ फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला लिखा है, यस, ओके, ठीक है। सो p मतलब रहेगा जहां पे p ऑर्बिट से वो जंप कर रहा है और यहाँ पे रहेगा nth ऑर्बिट। जैसे कि अगर मैंने ये वाला एक सम ले लिया, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये वाला लाइट स्विच ऑफ कर सकते हैं, ऊपर चढ़ के बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आप पहुंच रहे हैं ऐसे नीचे से एकदम ऊपर, ठीक है, लुक। सो ओके एवरीवन, ठीक, एवरीवन लिखिए। अच्छा, इट इज जंप्स फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट। तो फिफ्थ ऑर्बिट मतलब, ठीक है, बहुत डार्क हो गया ना। सो लुक हियर एवरीवन, लुक हियर, पीथ ऑर्बिट, पी का क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 और एन का वैल्यू क्या आएगा? ग्राउंड स्टेट में एन का वैल्यू कितना हो जाता है? 1। सब्स्टिट्यूट चेक दिया, आंसर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। इजी है, ठीक है, हाँ, क्या लिखना है? ठीक है, पहले ये लिख, पहले सॉल्व कर लो अभी, ठीक है, हाँ ठीक है, चलेगा, अरे चलेगा। अच्छा तो लाइन छोड़ दो ना, उतना ही है जितना एब्जॉर्प्टिव के लिए। डेफिनेशन अगर उतना लाइन में आ गया ठीक है, वरना मैं बीच में छोड़ दूंगा डेफिनेशन, बस ठीक है, उतना ही लिखो, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, गुड एवरीवन, डन विद दिस। क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है, ओके। सो एब्जॉर्प्टिव, अच्छा किसका बाकी है? एमिसिव स्पेक्ट्रम का ना, तो लिख लेना उसके नीचे या फिर साइड में, ठीक है, उसके आगे लिख लेना एमिसिव स्पेक्ट्रम, जहां पे भी जगह है उसके आगे लिख लो। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ गैस, when white light is passed through a gas, emissive है ना? नहीं, उल्टा। when the gas is heated, when the gas is heated only certain spectral lines are observed,
these lines overlap with the ones missing in the absorptive spectrum. Overlap with the lines missing in the absorptive spectrum. ठीक है डन, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सिर्फ आपको एडवांस में आता है, तो इसका डेरिवेशन थोड़ा टफ है। आप चाहिए तो ये डिराइव करके देख सकते हो, बट इंटरेस्टिंग है इसका डेरिवेशन। सिर्फ आपको एडवांस में ये चीजें आएंगी। मैंने स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग, ओके है, ठीक है। सो लुक हियर, ठीक है। सो ओवर हियर, अच्छा now till now we have been considering that the number of the spectra, and this is done. Okay, now till now we have been considering that the nucleus is very heavy and यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है, न्यूक्लियस इज कंसिडरेबली एट रेस्ट, ठीक है। जैसे कि अगर आपने सैटेलाइट के सम सॉल्व किए हैं ग्रेविटेशन में, whenever the satellite revolves around the earth, हम लोग अज्यूम करके चलते हैं अर्थ कहाँ पे है, रेस्ट पे, एंड द सैटेलाइट इज मूविंग। बट व्हाट इफ आई कंसिडर समथिंग कॉल्ड एज बाइनरी स्टार्स। आपने बाइनरी स्टार सिस्टम किया, वहां पे दोनों स्टार्स मूव हो सकते हैं, पर दोनों स्टार्स का मास यहाँ पे सेम होता है, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द मास ऑफ बोथ द बॉडीज आर कंपेरेबल, मे नॉट बी सेम बट कंपेरेबल, ठीक है। सो व्हाट इफ आई हैव, ठीक है, व्हाट इफ आई हैव द मास, ओके, यहाँ पे एक बॉडी है, ओके, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन हैज बिकम एक्सट्रीमली हेवी, ठीक है, हैज टर्न्ड एक्सट्रीमली हेवी, एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत हेवी है, उसके वजह से नाउ टेल मी वन सिंपल थिंग, क्या प्रोटॉन भी रिवॉल्व होगा या न्यूक्लियस भी रिवॉल्व होगा यहाँ पे? हाँ। इफ बोथ पोस्टुलेट्स आर वैलिड, कैन यू जस्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ द रेडियस फॉर दिस? या डिराइव कर सकते हो? कर सकते हो? यस, दो चीजें करोगे आप। सबसे पहले तो दोनों फॉर्मूले वैलिड रहेंगे, एक तो तीनों पोस्टुलेट वैलिड रहेंगे, उसमें से स्टार्टिंग के दो ही चाहिए हम लोग को, सिर्फ रेडियस कैलकुलेट करना है। पहला पोस्टुलेट क्या है? Necessary centripetal force is provided by electrostatic force, सही है। और दूसरा पोस्टुलेट क्या है? यस, एक्सीलेंट, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई, सही है। वो यूज करके आप कर सकते हो या फिर मैं बताऊँ ये, ठीक है, देखते हैं। ओके, पेन नीचे रख देना फिर, एवरीवन लुक नाउ, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है। एवरीवन, हम लोग को रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट चाहिए, सही है। ओके, लेट अस यूज द फर्स्ट पोस्टुलेट। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट डिराइव कर रहा हूं, अभी ध्यान देना, ठीक है। डेरिवेशन आपको जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है, मुझे होता है mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NH बाय 2 पाई, सही है। अच्छा ओके, mv स्क्वायर किसका रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में किसका लिखूं? मैं इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है और न्यूक्लियस का मास कैपिटल M है, तो मैं किसका लिखूं सेंट्रीपिटल फोर्स? क्यों? न्यूक्लियस से नहीं हो सकता क्या? न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है उन लोग पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एकदम बेसिक से आपको सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस कैपिटल एम है, अभी दोनों घूम रहे हैं, ठीक है, एंड कहने से बोथ ऑफ देम विल बी डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। क्यों? यस, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 30 डिग्री ट्रेस करेगा तो ये भी कितना ट्रेस करेगा? 30 डिग्री। इवन दो इट इज कवरिंग मोर डिस्टेंस, ये 30 डिग्री ही ट्रेस करेगा। दे विल ऑलवेज बी डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। हाँ ठीक है, बट ऑन नो कंसर्न है, गुड, ठीक है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा बॉडी ज्यादा, ये केस में एटलीस्ट मुझे बताओ, न्यूक्लियस का सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है या फिर कहना इसे इलेक्ट्रॉन जो स्मॉल m है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है? सेम ही होगा, पक्का, ये समझो आपको, बिकॉज इट विल बी बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का सेम है या अलग अलग है? सेम, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभी mv²/r में किसका भी लिखो, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, बट मैं अभी इलेक्ट्रॉन का ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे रेडियस भी किसका चाहिए? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अच्छा ओके, मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है ये सब वैल्यूज में? मुझे रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए? r1 चाहिए, r2 चाहिए, r1 + r2। अच्छा, रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट मतलब क्या होता है? रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस।
अभी मान के चलो दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे मान के चलो, ठीक है। सो फ्रॉम द न्यूक्लियस आई हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब बेसिकली मुझे R1 प्लस R2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा टफ है और ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस में आता है, नीट मेंस वगैरह में ये चीजें नहीं आने वाली, ठीक है। थोड़ा सा टफ है ये, यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब ध्यान देते, मुझे R1 प्लस R2 का वैल्यू चाहिए। अगर मेंस में आया, नीट में तो पक्का नहीं आएगा, बट मेंस में अगर आया तो सिर्फ आपको फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। ओके, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके, सो हेल्प मी विद वन सिंपल थिंग, ठीक है। ओके, लेट मी राइट डाउन द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में लिखूं क्या, यहाँ पे ध्यान देना, मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन मतलब स्मॉल एम के लिए क्या लिखूं, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r क्या होता है यहाँ पे, R1 प्लस R2 लिखो, R2 लिखो, R1 लिखो, R1 माइनस R2 लिखो, क्या लिखो, क्या ना ऑल्सो राइट m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। अच्छा, मैं उसके रीजन में वैसे क्यों लिख रहा हूँ, बट मुझे बताइए यहाँ पे r में क्या लूँ, R1 लूँ, R2 लूँ, R1 प्लस R2 लूँ, R2 माइनस, सिर्फ R2 रहेगा। इट इज अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन मेरा COM है ना, तो सिर्फ R2, बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे, या फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। R2 will be equal to, now let me write down the electrostatic force, it will be balanced by the electrostatic force, let me write down in detail, so 1 by 4 pi epsilon naught, वापस सेम ही है, कैन आई राइट ZE स्क्वायर, ठीक है। ये समझा नहीं है ZE स्क्वायर कैसे आया, न्यूक्लियस का ZE और उसका E डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे मैं R क्या लिखूं, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। बेसिक से मिस्टेक आप मत करो, R1 प्लस R2 चाहिए, जो खुद R हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ इसको R लिख देता हूँ, जो मुझे चाहिए, तो मेरे दिमाग में रहेगा मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इट इज इक्वल टू R, सही है ये चीज। ओके, कैन आई आल्सो राइट दिस इज R स्क्वायर, ओके ओके, R1 प्लस R2 की जगह पे सिर्फ कैन आई ओनली राइट दिस इज R स्क्वायर, सही है यहाँ तक। ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम में कौन से पॉइंट के अबाउट लिखो, सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखो कि मुझे रेडियस यहाँ पे न्यूक्लियस से चाहिए, तो कहां से लिखो, न्यूक्लियस के अबाउट। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम मुझे बताओ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने का एक लॉजिक होता है, क्या लॉजिक होता है, एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। कौन से पॉइंट पे टॉर्क 0 रहेगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ओके, अभी ध्यान देते हैं। ओके, एरियन लुक है ना, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम मुझे फर्स्ट का बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन आई राइट, अच्छा ओके, दोनों को मैं पॉइंट मासेस पकड़ के चल रहा हूँ, तो क्या आ जाता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, I ओमेगा आता है ना, सही है। ओके, तो I ओमेगा, तो I का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, I1 उसका कितना आ जाएगा, दोनों को पॉइंट मासेस पकड़ के चल रहा है, A1 तो दे आर, दैट इज mR2 स्क्वायर प्लस कैन आई राइट mR1 स्क्वायर, सही है ये चीज, इनटू ओमेगा आ जाएगा। ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ओमेगा को मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, आई वांट द वैल्यू ऑफ R। ओके, ध्यान देना, वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। आई वांट द वैल्यू ऑफ R, ओमेगा को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। सो हाँ, किसके साथ भी आप सब्स्टिट्यूट करो चलेगा, यहाँ पे NH बाय 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, एवरीवन लुक है, ओमेगा का खुद का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू 1 बाई क्या, mR1 स्क्वायर प्लस क्या, mR2 स्क्वायर, सही है ये चीज। अच्छा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका पूरा टर्म का स्क्वायर होने वाला है ये चीज, ठीक है। ओके, ये स्क्वायर करने से पहले मुझे R का वैल्यू चाहिए, सो आई हैव टू सब्स्टिट्यूट 2 वैल्यूज ओवर हियर व्हिच इज R1 एंड R2। ओके, हाउ विल आई राइट R1 एंड R2 इन टर्म्स ऑफ R, तो वापस घुमा के वही आएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R लिखा, मतलब R2 का आप बोल रहे हो R माइनस R1 लिखो, और R1 को R माइनस R2 लिखो, तो घुमा फिरा के वैसे ही आ जाएगा, नहीं वो नहीं है, और क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, वो एक लॉजिक तो है, बट और क्या है, उससे नहीं आएगा आपको डायरेक्टली। क्या किया जा सकता है, बोर्ड पे लिखा भी है, बोर्ड पे लिखा भी है, क्या लिखा है वो पॉइंट को, सेंटर ऑफ मास ना। सो क्या अगर मैं सेंटर ऑफ मास को 0 0 मान के चलूं, कैन आई राइट दिस पार्ट एज mR1 will be mR2 mR2 will be equal to mR1, सही है ये, यहां तक ठीक है ना। ओके, यहां तक ठीक है। ओके, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में कंसिडर कर रहा हूं, तो अभी मैं R1 को क्या लिखूंगा, एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, सही है। अच्छा, लेट मी सब्स्टिट्यूट, R1 के जगह पे मैं क्या लिखूं, mR2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M
प्लस क्या आ जाएगा R2 इज इक्वल टू R। तो R2 का खुद का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे M R डिवाइडेड बाई क्या M प्लस M। तो R1 का खुद का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1 का खुद का वैल्यू क्या हो जाएगा स्मॉल m R डिवाइडेड बाई क्या स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सही है, यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, ओके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सही है ना ये, हाँ ओके ओके फाइन ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड। ओके ओके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं हम लोग क्या आने वाला है। ओमेगा इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई क्या हो गया यहाँ पे 2 पाई इनटू, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल M इनटू R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे M स्क्वायर R स्क्वायर प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M द होल स्क्वायर, उसको ऊपर रहने दो, सही है, कॉमन आ जाएगा, सही है ये चीज। ओके प्लस आगे क्या आने वाला है, कैन आई राइट स्मॉल m कैपिटल M द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है यहाँ पे R स्क्वायर। ओके सो कैन आई टेक NH डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M द होल स्क्वायर। इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, स्मॉल m कैपिटल M और R कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सही है ये चीज। ओके सो ओवर हियर कैन आई कैंसिल आउट, यस R का, हाँ R का स्क्वायर है, सही है ये चीज। ओके R का स्क्वायर है। ओके अच्छा ओके ये आ गया ओमेगा का वैल्यू। तो ओमेगा स्क्वायर का खुद का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इनटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m कैपिटल M इनटू R का स्क्वायर। लेट अस सब्स्टिट्यूट, R/4 हो जाएगा ना, ठीक है, या फिर ठीक है ठीक है ठीक सही है, R स्क्वायर का स्क्वायर, सही है। ओके लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर। ओके अच्छा m इनटू ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ओमेगा का स्क्वायर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूँ, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इनटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इनटू R/4 इनटू R2 के जगह पे मैं यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, R2 विल बी इक्वल टू कैपिटल M R डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, सही है, इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके लास्ट स्टेप अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, सिर्फ हम लोग को कैंसिल आउट करना है यहाँ पे। कैसे ये वापस एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m एक यहाँ से m, ये m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है, कहने से और क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R स्क्वायर R, सिर्फ R बचेगा यहाँ पे। ओके 4 पाई, ओके 4 और पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ओके एनीथिंग एल्स इज रिमेनिंग, नो, ठीक है, ओके फाइन। सो कैन आई राइट डाउन दिस RS, क्या हो जाएगा n स्क्वायर बाय z, R बचा ना, R स्क्वायर कैंसिल आउट, एक R ऊपर भी था, ठीक है। ओके सो n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर बाय z h स्क्वायर इनटू e स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बचा, डिवाइडेड बाय e स्क्वायर, सॉरी h स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे e स्क्वायर, सही है, एक पाई भी बचा ना, पाई बचा, ओके इनटू एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा ना। ओके और कुछ बचा है यहाँ पे, अच्छा ये टर्म बचा है, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओके सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, क्या बचेगा यहाँ पे m प्लस m डिवाइडेड बाय m इनटू m। पक्का यहाँ तक क्लियर है, ओके यहाँ तक ठीक है। ओके सो ओवर हियर दिस टर्म इज जनरली यूज्ड एज म्यू, ठीक है, ये जो टर्म है म्यू, यस रेड्यूस मास का लॉजिक है यहाँ पे। ओके सो दिस टर्म इज कॉल्ड एज म्यू, ठीक है। ओके सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे r का वैल्यू एकदम सिंपल सा आ गया है, इट विल बी इक्वल टू r नॉट, बाकी बस एक ही टर्म एक्स्ट्रा आया है, कौन सा टर्म एक्स्ट्रा आया है, म्यू इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे m विल बी द मास ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके ये टर्म मतलब यहाँ पे अगर, अच्छा r नॉट का खुद का वैल्यू कितना रहेगा पता है हम लोग ने निकाला, मतलब ओरिजिनली जब यहाँ पे न्यूक्लियस मूव होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। सिर्फ ये फाइनल फार्मूला इज प्रीटी सिंपल, ठीक है। ओके
क्या हो गया, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। मुझे उसकी वहां पे अगर आप देखोगे तो पाई एम ई स्क्वायर था वहां पे, ठीक है, ओके, तो एम भी था वो वहां पर, ओके, गुड एवरीवन। लास्ट वाला टर्म इज प्रीटी सिंपल, ओके, हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट करना इनटू, बाय द वे ये z स्क्वायर बाय n स्क्वायर का भी प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, मतलब n स्क्वायर बाय z, ओके। वन इंपॉर्टेंट अपडेट बाय द वे, ठीक है, आप लिखते जानो। हाँ हाँ, नेक्स्ट वीक तो नहीं है, मुझसे पता नहीं, रह भी सकता है, बट मुझसे आ गया आपको टाइम टेबल? नहीं वो नहीं, मेरा यहाँ पे कंसर्न दूसरा है, वो ठीक है नेक्स्ट वीक का, ठीक है। सो आपका जो वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बचा है, ठीक है, उसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो बहुत सारे लेक्चर्स आपको मेरे लगेंगे वो सब चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उससे अच्छा और आप पे भी और एडिशनल लेक्चर जाने से अच्छा, आपके जब भी एडवांस के लेक्चर्स होते हैं जैसे शशांक सर के हो रहे, वैसे मेरे भी आपको एक दो इसके हो जाएंगे, एक मॉडर्न फिजिक्स के लिए, एक वेव ऑप्टिक्स के लिए एंड एक एरर्स, ठीक है। ये तीन आपके जब भी आपके एडवांस लेक्चर लगेंगे उसमें हम लोग करा देते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्स्ट्रा लेक्चर्स। क्या क्या? हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी एडवांस सॉल्विंग में तो कम लोग ही आते हैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स में मैं बोल रहा हूँ, तो उनका भला आपको नहीं चाहिए क्या? कंपटीशन रिड्यूस कर रहे हो, स्मार्ट। वो मैं आपको शीट्स दे दूंगा जब भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अब प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट दिस एज सून एज पॉसिबल। मैग्नेटिज्म कितना हुआ तो उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा अरेंज करें। 4 तक हो गया, और कितने लेक्चर्स और चाहिए? कितने लेक्चर हुए? दो दो कैसे बताओ? दो दो के 3 हुए, मीन्स 6 हुए, मतलब 6 हो गए टोटल। आई थिंक सो, और 2 लगेंगे, 2 वीक्स में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके डन, डन, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, एक आध 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, कैल्सी है तो थोड़ा सा उससे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटिव पार्ट है, बट इनिशियली 1-2 सम आपको डायरेक्टली हो जाएंगे। 1-2 हम लोग के आई थिंक से एक एडवांस का भी पीवाईक्यू है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूंगा मैं। डन, चलो हो गया ना, लास्ट ये ले लो। ओके एवरीवन, अच्छा वो एम कहां से है पता चल गया ना? तो पूछ, अरे अगर आप ओरिजिनल देखोगे विदाउट दिस, अगर सपोज कि न्यूक्लियस नहीं मूव होता तो आप फॉर्मूला देख लो, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर है। अरे दोनों को डिवाइड करूंगा तो m एक बचेगा ना एक्स्ट्रा, उसकी वजह से m का फैक्टर है, ठीक है। आप देखो चाहिए तो डेरिवेशन, ठीक है, देख सकते हैं आप डेरिवेशन, ठीक है। चलो अदरवाइज ट्रस्ट मी एंड गो ऑन, ठीक है। एवरीवन गो अहेड, चलो यहाँ पे देखते हैं। एवरीवन लुक है ना, चलो सॉल्व कर लेना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एकदम इजी है। If hypothetically mass of the proton is double that of electron, calculate the radius of the electron in the third orbit for the hydrogen atom assuming both postulates are valid। क्या आ गया आंसर? इजी एकदम, ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लो ये। थ्री डिवाइडेड बाई 3 नहीं, कितने टाइम? 2 टाइम्स है ना, सॉरी, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 2/3 3/2 इंटू 0.529
इनटू कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, 9 27 डिवाइडेड बाई 2 13.5 इंटू 0.529 कितना हो रहा है, एक बार चेक कर लो। क्या होगा, कैल्सी है किसी के पास, चेक कर लो ना। 0.529 इंटू 13.5, हाँ 64 फाइनल आंसर ना, नहीं 7.14 आ रहा है एंगस्ट्रॉम। अच्छा कैसे आ गया, इजी है। R इज इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट का वैल्यू खुद कितना है 0.529 है, सही है। इन टू कैन आई राइट m डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू का वैल्यू खुद क्या होता है m डिवाइडेड बाई m प्लस m इंटू यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर, नहीं सॉरी n स्क्वायर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, n स्क्वायर सही है ये चीज, या तो किसी को कोई डाउट है, नहीं ठीक है। 0.529, अच्छा प्रोटॉन का मास डबल है तो कैपिटल M इज 2 टाइम्स स्मॉल m, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, तो उल्टा हो जाएगा ना, इनटू कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड, 9 3 का स्क्वायर 9, सही है। तो 27 डिवाइडेड बाई 2 13.5 ना, कुछ डाउट है? अच्छा फटाफट मुझे बता देना इसका आंसर क्या रहता है, 7.14 इजी है। थोड़ा आगे बढ़ते, शैली प्रोसीड। अच्छा कि व्हाट आर, ओके ये करने से पहले एक थोड़े एडिशनल सम्स भी है, ठीक है, एक बार ये इरेज कर देता हूँ मैं, एंड ठीक है, ओके। ओके आगे लिख लो, क्वेश्चन एडिशनल है। ओके एक एक पार्ट कैलकुलेट करते जाना, ये कौन से ईयर में आया था मुझे याद नहीं आ रहा, ये तो ईयर में आया था, जाने दो, ठीक है। सो राइट डाउन, एकदम शॉर्ट में मैं दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस बाय मेसॉन, इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस बाय मेसॉन, ब्रैकेट में लिखना मास 207 टाइम्स, मास 207 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, calculate the A radius, B binding energy, C wavelength for Balmer series, चार्ज सेम है, तीनों और एक बार रिपीट करता हूं, A रेडियस, B बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट का, बाइंडिंग एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, C वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन मतलब कहां से कहां पे जंप करेगा, 3 से 2 ना, लाइमन बाल्मर के लिए 3 से 2 जंप करेगा ना, वो आपका फर्स्ट लाइन हो जाएगा। हाँ रेडियस सब फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब हाइड्रोजन ही है, ये वाले एटम्स को मेसिक एटम ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट नहीं हो क्या है। 207 टाइम्स, कहने से इट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, नहीं इट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, नहीं 1/10 मास ऑफ अ प्रोटॉन, 1/10 मास ऑफ अ प्रोटॉन हो जाएगा ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, यस
सही है ये? अच्छा, इसको अगर मैं 207 से मल्टीप्लाई करूं, आई थिंक सो रफली इफ यू कैलकुलेट, -31, सॉरी, 207 नहीं, प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा आ रहा है और मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशंस कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? 1.6 अगर मैं अप्रोक्सीमेट कर लूँ इंटू 10⁻²⁰, सही है? रफली सही है ये? तो क्या सही है? ठीक है, वैसे उससे ज्यादा है मैं मान रहा हूं, रफली 20 के आसपास ही है। तो मुझे बताओ अभी ये स्मॉल m का वैल्यू हो गया, ठीक है? अच्छा मास, अच्छा मुझे बताओ स्मॉल m के जगह पे नाउ द लॉजिक विल गो r इज इक्वल टू r0 इंटू जेड, n का वैल्यू 1 है, इंटू कैन आई राइट दिस एज, फिर ये बहुत कैलकुलेशन है, 206m, सही है, डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 206m क्या नहीं है m के जगह पे, r का वैल्यू क्या है? r0 m डिवाइडेड बाय म्यू ना, m के जगह पे 206m आएगा ना, 7 दिया है क्वेश्चन में, लगा आप ऐड करके कुछ बता रहे हो। 207m आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। अभी कैसे ये टर्म्स में कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 2070 लिख दो, अप्रोक्सीमेशंस कर रहा हूं मैं, सही है? क्या स्मॉल m आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? ये जो है ये मेसॉन का है, हाँ यहाँ पे भी आएगा, ठीक है? क्या 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 मैंने इलेक्ट्रॉन के जगह पे जनरली m जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, स्मॉल m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट मेसॉन को 207 टाइम्स है ना, तो स्मॉल m के जगह पे आई एम राइटिंग 207 टाइम्स m, सेम प्रोटॉन का 2070 टाइम्स, मतलब अज्यूम कर रहा हूं मैं ये चीज, इससे और एक जीरो आगे आ जाएगा ना प्रोटॉन के लिए, ठीक है? बाद में कैलकुलेट कर लोगे ये चीज, ठीक है? कैलकुलेटिव है बहुत, ठीक है? बाद में कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? यू विल गेट द आंसर, ठीक है? m कैंसिल हो जाएगा, देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है? ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके बोलो, ओके ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, ओके एवरीवन लुक हियर, फिलहाल के लिए बाद में वो लिख लो, ठीक है? आपको आ जाएगा, बाकी ऐसा बाल्मर सीरीज वगैरह आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट किया तो उसके बाद बाल्मर सीरीज कैसे आएगा, 1/λ इज इक्वल टू z²r के हिसाब से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है? नॉट इम्पोर्टेंट, हाँ ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते, राइट डाउन, क्या बाइंडिंग एनर्जी कैसे आ जाएगा? यस, कैन आई राइट बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव, ठीक है? अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z² डिवाइडेड बाय r, क्या r का वैल्यू पता है हम लोग को? हाँ, पोटेंशियल आ गया। अच्छा काइनेटिक के बारे में आप क्या बता सकते हो? उसका आधा हो जाता है ना काइनेटिक एनर्जी, क्या कैलकुलेट करके देख लेना, वही आएगा। अगर वो नहीं आया तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर या हाफ m v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, वैसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो हाफ ओमेगा स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ठीक है? तो देख लो कितना आएगा बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है? ओके चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देख लो कैलकुलेट। हाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 207 पे
इट इज 1.6, वो नहीं है मुझे पता है, 1.9 के ऊपर है वो। 9.1 इंटू, नहीं वो ठीक है, -31 है उसका। अगर आप 206 मल्टीप्लाई करोगे, सो आई एम अज्यूमिंग कि 1.6 के आसपास आ जाएगा इंटू 10⁻²8। वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मास ऑफ द प्रोटॉन के साथ मैं कैंसिल कर सकूँ, बट अगेन इट इज नॉट ट्रू, तो मैं थोड़े अप्रोक्सीमेशन ज्यादा ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके ओके, क्या लिखा आपने? कुछ नहीं लिखा है, ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अच्छा, पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ठीक है, मतलब सब कुछ सेम है, बस चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव, सेम वैल्यू एवरीथिंग, ठीक है, मास सेम है, सब सेम है, स्पिन इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। ओके, सो क्या लिखा है? फॉर अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कैलकुलेट, कैलकुलेट, ये एकदम इजी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन, ये ज्यादा इजी है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पेयर, मतलब क्या बेसिकली आपको रेडियस ही पूछा, पक्का? तो रेडियस का फॉर्मूला वापस सेम ही आने वाला है, क्या आने वाला है? 0.529 इंटू एम। अच्छा मुझे बताओ अभी कैपिटल एम का भी वैल्यू क्या है? सेम ही, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आंसर क्या आएगा? ट्वाइस आ जाएगा। देख लो एक बार, चेक कर लेना, देख लो देख लो, ट्वाइस आ जाएगा। एवरीवन चेक दैट। सेम एस इलेक्ट्रॉन बट एंड इलेक्ट्रॉन, बस चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, इजी है ये। ओके, अभी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़े से ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, फिर हम लोग एक इंटरेस्टिंग पार्ट में जाएंगे जो आपको एकदम ही बेसिक सा पार्ट है, ठीक है, समथिंग कॉल्ड एज एटॉमिक कोलिजन्स, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, सीएम कोलिजन वाले लॉजिक लगेगा, ठीक है, सो थोड़ा सा हम लोग ये बेसिक चीजें देख लेंगे, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन। ओके, नाउ ओके, व्हाट आर द सक्सेस? ओके, यू कैन कॉपी दिस डाउन, ठीक है, क्विकली। व्हाट आर द सक्सेस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट? ठीक है, हो गया, चलो लिख लो, ठीक है। बोर्स थियरी एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम सक्सेसफुली। यस, दिस थियरी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम नहीं सकता, पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा, ठीक है। ओके, द थर्ड वन ओवर हियर, ओके, ओनली ड्रॉबैक्स, ओके, दो ही है सक्सेस। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स ऑर्बिट, पहला, एप्लीकेबल फॉर H लाइक एटम्स, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए तो ही, ठीक है। जीमन स्टार इफेक्ट में, अच्छा, डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज जीमन इफेक्ट, एंड दूसरा हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज द स्टार्क इफेक्ट। इसमें और दो में स्प्लिट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसके हिसाब से आपके स्पिन आते हैं, करेक्ट है। टेक्निकली इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है क्या स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम में? नहीं, इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं करता, ठीक है, बट तो उसको स्पिन बोलते क्यों है फिर, या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है? यस, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, तो एक नॉर्थ के टुवर्ड्स मूव होता है और एक साउथ पोल के टुवर्ड्स मूव होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका स्पिन आता है। बट फिर भी क्यों, ऐसा क्या है? स्पिन से क्या लेना देना? अच्छा, ये नॉर्थ साउथ में स्पिन का क्या लेना देना है? F इज इक्वल टू BIL होता है ना, F इज इक्वल टू BIL होता है, एक तो फोर्स ऊपर, अच्छा नहीं किया आपने, समझेगा वहां पे, ठीक है, यस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसके हिसाब से एक का स्पिन ऊपर रहेगा तो उसका फोर्स नीचे रहेगा, इसलिए उल्टा आता है, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। एरियम गुड, डिड नॉट टेक इनटू द अकाउंट द वेव नेचर ऑफ द हाइड्रोजन, पूरे पार्ट में हम लोगों ने कहीं पे भी वेव निकाला ही नहीं है, ठीक है, वेव पार्टिकल, वरना यहाँ पे होगा ना इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वगैरह, पक्का। लास्ट, अच्छा, हम लोग ने क्या पोजीशन, रेडियस और वेलोसिटी एक साथ निकाला है? हाँ, बट वी कैन वी डिटरमाइन द पोजीशन एंड
दिस टुगेदर नो, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट होता है. I will try to complete this chapter as soon as possible so that you get time. देखते हैं. It will all depend on how fast you can write. ठीक है. How fast you can write things. हाँ नहीं, फोटो नहीं. उतना भी फास्ट नहीं चाहिए. वैसे ऐसे तो आप क्लास में लिख लो ना, बाद में जाके लिखने से अच्छा. हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ ना अभी. ओके डन. और एक ड्रॉबैक अगर आप देखोगे, और एक ड्रॉबैक क्या है, वैसे तो मैंने लिखा नहीं है, क्या चीज उन्होंने सीधा सीधा इग्नोर कर दिया कि और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मैक्सवेल्स थियरी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी उन्होंने इग्नोर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा वही ऑर्बिट में तो कुछ नहीं होगा उसको, व्हिच इज अगेन नॉट ट्रू. होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस आपका मैग्नेटिज्म हुआ रहेगा, बिकॉज आई वुड रिक्वायर सर्टन पार्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में थोड़ा सा लगेगा, 45 मिनट्स का ही पार्ट है. ठीक है सर, आई होप सो तब तक हो जाएगा. वैसे तो कौन सा 45 मिनट्स में बोल रहा हूँ ना. 45 मिनट्स में EM वेव्स हो जाएगा, और आपका 45 मिनट तो 30 मिनट्स में वगैरह कम्युनिकेशन सिस्टम. उसमें तो कोई है नहीं, एक हाथ दो फॉर्मूले जो आपको बाय हार्ट करना है और लिखने है बस, और क्या. लास्ट पार्ट में थोड़ा सा आपको और ज्यादा लिखना है, इसलिए मैंने वहां पे लाइन स्पेसिंग भी कम कर दिया. तो आपको ऐसा डिल्यूजन होगा कि आप कम लिख रहे हो, बट सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक है. सी केस में इट कैन एब्जॉर्ब बिटवीन 0 to 11 एनीथिंग, बट हाइड्रोजन सिर्फ कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा है, 10.2. तो मैं बताऊँ, is it the value of k/2, is it the maximum loss of kinetic energy that is possible? No. हाँ, मैक्सिमम थोड़ा ज़्यादा है ना उससे, इसलिए सिर्फ इनइलास्टिक है. डी केस में हाँ, अच्छा ओके, इट कैन एक्सेप्ट 0 perfectly elastic, also 10.2 inelastic, and also 12.09. that is perfectly inelastic ना. वो k/2 है क्या? हाँ है ना. नहीं वो इनइलास्टिक ही है ना, क्योंकि वो k/2 नहीं है ना, k/2 से थोड़ा कम है ना. Is it the maximum loss of kinetic energy? No. Maximum is 12.09 and it is losing only 10 point something. हाइड्रोजन है, थोड़ा सा ध्यान दो. मतलब जस्ट हो रहा है, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक ही हुआ ना, उसे थोड़ा सा ज्यादा ही चाहिए. लो वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, इजी है. टेल मी क्विकली क्या आ जाएगा आंसर. इजी है, ये भी सेम ही है. फर्स्ट पूछा है ना, तो फर्स्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 पॉइंट्स. फर्स्ट का डिफरेंस कितना आता है, 10.2 आया था ना, उसका इंटू 4 z²/m². ठीक है, तो इंटू 4 हो जाएगा, तो मतलब कितना 10.2 था ना, 40.8 है, तो 40.8 डिवाइडेड बाय 2 20.4. अगर है 20.4 है ना आंसर. सेम ही है, यहाँ पे देख लो.
एवरीवन पे अटेंशन, सेम ही है। डेल्टा के चेंज हो जाएगा, देखते हैं ना कितना आ रहा है, यहाँ पे देख लो। सो ओवर ईयर सिर्फ इनइलास्टिक पूछा तो थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। ये m है, ये 4m है, ये कितने वेलोसिटी से जा रहा है मान लेते v है, और जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए v डैश इज इक्वल टू v/5, सही है ये चीज। mv इज इक्वल टू 5mv डैश, ठीक है, सही है, ओके। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ 5m इंटू वी स्क्वायर बाई 25, सही है, इंटू 2 की, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा k बाई 4k/5, सही है, ये 4k/5 है, हाफ एम स्क्वायर k है ना, फिर 4k/5 इज इक्वल टू 20.4 करना है। हां तो 35.5 आ रहा है। अच्छा, लॉस ऑफ एनर्जी कितना कितना पॉसिबल है, 0, 10 पॉइंट ऐसे जेड स्क्वायर आ जाता है ना, तो 0 देखो ना, यहाँ पे एनर्जी का खुद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, z² बाई n स्क्वायर इनटू सर्टेन पार्ट, ठीक है। तो ये 10.2 आया था, डिफरेंस भी सेम ही रहेगा। z मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा 40.8। नेक्स्ट आप देखते जाओगे, वैसे वैसे आते जाएगा आगे आगे, ठीक है। अच्छा, कुछ डाउट है सेंडलास बेंच, कुछ डाउट है तो पूछ लो, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, बोलो बोलो, कुछ डाउट है ना, पक्का, ओके ठीक है। ये मेन आ जाएगा, हम लोग ने मिनिमम ही पूछा है, उसके आगे वैल्यूज आते जाएंगे, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, ये देख लेते हैं। तो 4k/5 इज इक्वल टू कितना, 40 पॉइंट कितना आ रहा है पता नहीं मुझे, 10.2 इंटू, हाँ 51 है ना, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनमें का मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जाएगा तो इनइलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है, सेम ही है। अच्छा, कुछ डाउट है तो, बट आई थिंक सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, ओके। अगर डन पक्का, हाँ देखो इसके ऊपर थोड़ा भी एनर्जी वो कैरी करेगा, ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, उसके थोड़ा भी ऊपर अगर रहेगा तो इनइलास्टिक हो जाएगा, ये तो स्टार्टिंग वैल्यू हो गया ना, सही है। शैल आई प्रोसीड, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, बाहर लिखना है, लिख लो लिख लो, ओके डन, ठीक है। शैल आई प्रोसीड, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट रीड द क्वेश्चन, calculate the recoil speed of hydrogen atom. Generally whenever the hydrogen atom emits spectrum, we assume that कि hydrogen atom खुद क्या रहेगा, stationary। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का रिकॉइल स्पीड पूछो तो ऑब्वियसली वो स्टेशनरी नहीं है, पक्का, ओके। सो इजी है, जब ये इन्फिनिटी से वो पॉइंट पे आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इनिशियली द हाइड्रोजन एटम इज स्टेशनरी एंड द इलेक्ट्रॉन इज एट द इनफाइनाइट ऑर्बिट, पक्का, ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ, जब ये व्हेनेवर दिस इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, हाइड्रोजन एटम लेफ्ट में चला जाएगा और जो एमिशन हुआ है वो कहाँ पे चला जाएगा, राइट, ओके। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, सबसे पहली चीज कंजर्व क्या रहेगा, मोमेंटम, कैसे मोमेंटम विल बी कंजर्व, सो कैन आई राइट m इंटू वी, इसका वेलोसिटी v पकड़ के चलते, इज इक्वल टू कहने से इसका मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल h बाय लैम्डा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा h बाय लैम्डा, दिस इज द फर्स्ट केस। अच्छा, यहाँ पे दो अननोन है, v भी अननोन है, लैम्डा भी अननोन है, तो और एक इक्वेशन लगेगा विच इज कैलकुलेटिव है, वो आप बाद में कैलकुलेट कर लेना। Yes, excellent. Conservation of energy. So can I write this part as when the electron jumps from infinity to that point, the energy emitted will be equal to half mv square plus hc by lambda, सही है ये चीज, ओके। और कितना हो जाता है वो 13.6 eV है, तो क्या आ जाएगा 1.6 into 10 raised to
माइनस 90 इज इक्वल टू, अच्छा वेलोसिटी चाहिए ना, h बाय लैम्डा को मैं v लिख दूं, एक से ना, h बाय लैम्डा को mv लिख दूं, ठीक है सॉरी, सो विच इज इक्वल टू हाफ m कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर प्लस h बाय लैम्डा को मैं mv लिख देता हूँ 9.1 इंटू 10⁻31 b इंटू c का खुद का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ तो ये क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। नहीं जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा वैल्यू आएगा, चाहे तो चेक कर सकते हो। इन्फिनिटी से जब भी वहां पे जंप करेगा इट विल एमिट सर्टेन एनर्जी, एनर्जी का वैल्यू मिल गया। अगर सपोज के सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट बोलते थे तो ये चेंज हो जाता था ना, एनर्जी का वैल्यू चेंज हो जाता था। वेलोसिटी विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल, कितना है अरे श्योर नहीं वेलोसिटी बहुत छोटा है, वैल्यूज मैंने सही सब्स्टिट्यूट किया ना, एक बार चेक करना मैं बताता हूँ वैल्यूज। वी स्क्वायर का वैल्यू जस्ट चेक द कोऑर्डिनेट, आई जस्ट चेक द कोएफिशिएंट्स। वी स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4.05 इंटू 10⁻31, 4.05 इंटू 10 तो 4.05 4.55 इंटू -31। नेक्स्ट वाला है 2.73 इंटू 10⁻23 -23 है ना। अच्छा सी देख लो 13.6 इंटू 1.6 कितना आ रहा है 2.176 2.176 नहीं 21.76 10 माइनस 19 21.6 इंटू 10⁻19 एक सेकंड एक मैंने गड़बड़ कर दिया है, मास ऑफ द प्रोटॉन आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है प्रोटॉन का मास आ जाएगा विच इज कितना है, विच इज मास ऑफ प्रोटॉन कितना है यहाँ पे, ये दो फैक्टर चेंज हो जाएंगे, ये दो फैक्टर चेंज हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻27। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है वैसे तो 1.6 इंटू 10⁻27। अच्छा एक सेकंड क्या 1.6 को हर एक साइड से हटा सकते हैं, लेट अस कैंसिल आउट एंड सिंप्लीफाई दिस टर्म्स 1.6 कैंसिल। अच्छा और क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है, हाँ वो भी हट सकता है, तो ये हो जाएगा एक से ना -19 हर एक जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -19 ये तो पूरा ही फैक्टर हट गया, ये -19 हट गया, यहाँ पे बचेगा 10⁻8। अच्छा तो वी स्क्वायर के आगे फैक्टर क्या है 0.5 इंटू 10⁻8 प्लस 3v माइनस 13.6। अच्छा देखो इसको सॉल्व करके ये सिंप्लीफाइड है इंटू, ठीक है तो एकदम फिर भी अगर आप कंसिडर करोगे इट इज अ वेरी स्मॉल वेलोसिटी, उससे छोटा आ जाएगा। माइनस सब्स्टिट्यूट करना है लास्ट में, नो प्लस में, बोलो बोलो 4.53 आ रहा है, 4.53 नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। h बाय लैम्डा को मैंने सब्स्टिट्यूट किया mv से,
तो मास का खुद का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻17 V और C। वैल्यू मैच ही नहीं करेगा। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? नहीं, 1/2 mv² नहीं सही है। MV यहाँ पे माइनस से सही तो लग रहा है, बाकी कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 0.5 इंटू 10⁻8 और एक बार करो। 5 इंटू 10⁻? आंसर क्या आ रहा है? 4.53 नहीं मैच होगा। अच्छा हो सकता है 4.53 है ना? हाँ ठीक है तो हो सकता है 4.53 यार, ये कैंसर टोर है ना ऑलमोस्ट। अरे 4.53 और ये कैंसर टोर है नहीं, ये तो बहुत ही छोटा वैल्यू हो गया। सही है 4.53 है मीटर पर सेकेंड। ठीक है एनीवे, ठीक है देख लो, मुझे आंसर नहीं पता इसका क्या है। ठीक है देख लो 4.53 है। The next part is X-rays। ठीक है ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन। लेट अस कंटिन्यू विद दिस थिंग। ठीक है सो लेट अस कंटिन्यू विद एक्सरेज। ठीक है नाउ एक्सरेज आर समथिंग, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है आपको आंसर आ जाएगा जो भी है। ठीक है सो एक्सरेज आर इंटरेस्टिंग फिनोमेना ओके व्हिच वी ऑब्जर्व। ठीक है बाय द वे टेल मी वन सिंपल थिंग, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? वाज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर द एक्सरेज? नहीं, मैरी क्यूरी ने उसके ऊपर बहुत काम किया था, बट नॉट दे वर नॉट डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी। नहीं शायद से आपने जर्मन साइंटिस्ट है, बट आई डोंट थिंक सो यू हैव हर्ड हिज, यू माइट हैव। हां ऑप्शन नहीं है, आर है नहीं, रेडबर्ग नहीं, आर है। ओके जिनके ऊपर यहाँ पे एक्सरे रेडिएशन का ये भी होता है यूनिट, दैट इज रॉन्टगेन। ठीक है रॉन्टगेन या रॉन्टजेन हम लोग बोलते हैं। ठीक है सो दे वर एक्सरेज वर इनिशियली डिस्कवर्ड बाय रॉन्टगेन बाय एक्सीडेंट। ठीक है उन्होंने एक्चुअली व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स, यस ठीक है व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द मेटल, लुक व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द मेटल एट वेरी हाई स्पीड एक्सरेज आर प्रोड्यूस। तो उन्होंने एक्चुअली गलती से यहाँ पे मेटल के सामने अपना हाथ रख दिया था, जिसके पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट था, एंड उसके वजह से एक्चुअली द फर्स्ट एक्सरे दैट यू ऑब्जर्व इज एक्चुअली द एक्सरे ऑफ रॉन्टगेन्स हैंड। ठीक है उसमें उनका रिंग भी दिखाई देता है। ठीक है ओके सो ओवर हियर दिस एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रॉन्टगेन। ठीक है ओके अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज आर फाउंड टू बी बिटवीन 0.1 एंड 1, ठीक है 0.1 एंड 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उनका स्पीड कितना रहने वाला है 3 × 10⁸। ठीक है मेजर पार्ट यहाँ पे थियरी है। ओके इफ यू वांट यू कैन प्रोसीड। ठीक है ओके एंड ओके व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स having energy of the order of several keV, that is kilo electron volt, strike the metallic target, the X-rays are produced. Okay, I will give you the idea how X-rays are produced, but तो थोड़ा सा बाद में, पहले आप फिलहाल के लिए लिख लेना, उसको मुझे थोड़ा डायग्राम वगैरह बताना पड़ेगा आपको। ठीक है the minimum wavelength करस, अच्छा ओके energy and wavelength how are they not of how are they proportional, inversely proportional है पक्का, hc लैम्डा के हिसाब से आता है पक्का। तो मैक्सिमम एनर्जी रहेगा तो मिनिमम वेवलेंथ, तो इसमें से एनर्जी मैक्सिमम कौन सा है 0.1 एंगस्ट्रॉम वाला या 10 एंगस्ट्रॉम वाला 0.1। ओके वेवलेंथ मिनिमम है तो एनर्जी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ओके रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सरेज क्या क्या है यहाँ पे, द मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट शुड बी हाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है इनफैक्ट मैक्सिमम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, एक्सरेज में एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है सेकेंड
कॉपर रॉड इज अटैच सो दैट द हीट प्रोड्यूस कैन डिसिपेट फ्रॉम द टारगेट मेटल एंड कॉपर कैन एब्जॉर्ब द हीट, ठीक है, जैसे आपके एसीस वगैरह में होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, ओके, ठीक है, लुक है, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ये आपकी कंटिन्यूस एक्सरेस है, ठीक है। अब कंटिन्यूस एक्सरेस दो तरीके के एक्सरेस होते हैं, एक तो कंटिन्यूस होता है और दूसरा होता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसमें से बस ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। ओके, वो इंटरेस्टिंग है, वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस के लिए होता है जनरली, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। मैं बताता हूँ आपको डायग्राम ड्रॉ करके, उसके बिना आपके एक्सरेस प्रोड्यूस ही नहीं होंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ठीक है, एक्सरेस को हम लोग को एटॉमिक लेवल पे देखना पड़ेगा कि एक्सरेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं। कितने लोग एब्सेंट है आज? 20। स्ट्रेंथ कितना है आपका क्लास का? 39, 40। ओके, इंटरेस्टिंग है ये फिनोमेना, ओके। बट आपको इसका डेप्थ में कैलकुलेशंस नहीं है, बेसिक से कैलकुलेशंस है जो आपको पता भी है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू यूज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द रेडिएशन, दैट इज दिस एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। ओके, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ओके एवरीवन। अच्छा हो गया सबका ही। बारे में इसको कुलिश ट्यूब बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज, ये नाम सुना रहेगा आपने, he perfected this experiment. ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। अच्छा, अभी ये एक्सरेस वगैरह प्रोड्यूस कैसे होते हैं ध्यान देते हैं यहाँ पे। Whenever I consider, okay look here now, whenever I consider एक एटम है, ठीक है, ध्यान देना, एटम है यहाँ पे, मुझे थोड़ा जगह लगेगा, अच्छा हो गया, ठीक है। एवरीवन लिखे ना, ठीक है, देख लो ना, देख के लिख लो, चलो यहाँ पे देख लो। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। मुझे थोड़ा सा स्पेस लगेगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ओके। यहाँ पे देख लो एवरीवन, यहाँ पे सपोज देयर इज अ वेरी हेवी एटम। अच्छा, हेवी एटम का रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे? 8। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट कितने रहेंगे? 18, 2, 8, 18, ठीक है। मैं वो काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट अज्यूम कर लो कि ये 18 है, ठीक है। ओके, ध्यान देना अब यहाँ पे, ठीक है, अज्यूम कर लेना ये 18 है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, आगे आगे आते जाएंगे। ओके, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड कि यहाँ पे एटम बहुत हेवी रहे, ठीक है, ध्यान देते। ना हवा, हाँ नहीं, यहाँ पे देखो एवरीवन, एक्सरेस आएंगे नहीं वरना। अच्छा, रीजन में देखते हैं, ओके एवरीवन पे अटेंशन। अच्छा, यहाँ पे एक्सरेस प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं? 2 तरीके के एक्सरेस है, एक तो कंटिन्यूस एक्सरेस है, नेक्स्ट आपके कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस है। अच्छा, कंटिन्यूस एक्सरेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होता है तो सपोज कि एकदम ही दूर से पास होता है, लेट अस से इट पासेस फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एटम, ठीक है। मुझे बताइए एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा क्या? फिलहाल के लिए नहीं, पक्का। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल और एन अनचार्ज पार्टिकल? चार्ज। अच्छा, बट इफ इट पासेस क्लोजर टू द हेवी एटम, मुझे बताओ एटम का न्यूक्लियस खुद क्या है? यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस विल गेट अट्रैक्टेड बाय द by the proton or the nucleus and it will start moving somewhat like this. Is the electron accelerated under this condition? Yes or no? Yes. ठीक है, even though if the velocity also remains same, even though velocity भी increase हो जाएगा, but even if the velocity remains same, can I say the direction has changed? So it will accelerate, ठीक है। क्या? Look here,
ठीक है, इवन रॉन्टगेन के हाथ में, ठीक है, लुक हियर एवरीवन, लुक, सो ओवर हियर इट विल पास समवhat लाइक दिस, ओके, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, डू दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? यस। तो ये तरीके के जो रेस होते हैं दिस आर कॉल्ड एज कंटिन्यूअस एक्स रेस, ठीक है। अच्छा कंटिन्यूअस क्यों, यहाँ पे देखते हैं। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस मींस इट कैन टेक ऑल द वैल्यूज। अच्छा क्यों, यहाँ पे मुझे बताओ, बेसिकली ऐसे ही होता है, ठीक है, ओके, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन। सपोज कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, ऐसे द डेविएशन विल बी लेस, सही है। अच्छा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सो द डेविएशन विल बी लेसर, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो डेविएशन इसका चेंज होते जाएगा एट एवरी पॉइंट and this deviation will produce certain type of X-rays, okay, by Maxwell's theory, that is the charged particle whenever it is accelerated it will produce certain electromagnetic waves, ठीक है यहाँ तक, okay. These rays are called as continuous X-rays। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कैन आई से, अच्छा वो ग्राफ कैसा है, ग्राफ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, कंटिन्यूस एक्सरेस के, ठीक है। मुझे बताना एकदम सिंपल सा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन आई से इट इज गोइंग टू लूज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कैन आई से अ सिंपल थिंग कि यहाँ पे देयर विल बी मैक्सिमम सर्टेन मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच विल करस्पॉन्ड टू व्हाट वैल्यू? ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट क्यों हो रहे हैं? अगर आपने डायग्राम देखा रहेगा कुलिश ट्यूब का, basically this is negatively charged, this is positively charged, electron will go from negative to the positive. So the energy of this electron, let us say when it is just emitted, the kinetic energy over here is equal to 0. So what will be the velocity when it reaches this metal? क्या रहेगा? Kinetic energy, excellent, kinetic energy will be equal to क्या आ जाएगा? EV. Kinetic energy जो यहाँ पे मैक्स, अच्छा मान लेते कि इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी रेडिएट करता है कि खुद रुक जाता है. If it stops, this entire kinetic energy will get converted to which energy? Electromagnetic energy, okay, or electromagnetic radiation. So tell me one simple thing, electromagnetic radiation मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? hc divided by lambda. मुझे बताओ V का एक मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, मतलब मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है. फॉर V max there will be certain lambda which will correspond to maximum और minimum. पक्का? ये मिनिमम एनर्जी की वजह से अगर आप देखोगे द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, ठीक है, इफ आई कंसिडर द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम सर्टेन पॉइंट और यही हो जाएगा मेरा लैम्बडा मिनिमम. अच्छा ये ग्राफ समझ में आ गया, ये ऐसे क्यों आ रहा है? पक्का? ओके, व्हाई डज इट हैव अ सर्टेन, ये इस पे बाद में आ जाते हैं, ठीक है, इस पे बाद में आ जाते हैं, ठीक है. ये ग्राफ ऊपर से क्यों स्टार्ट हो रहा है, अ लिटिल बिट लेटर, ठीक है. अच्छा आंसर में वन सिंपल थिंग कि व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ, ठीक है. व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, lambda minimum, does it depend on the target metal, yes or no? सोच समझ के बताओ. lambda minimum does it, मैं पूरे ग्राफ की बात नहीं कर रहा, ग्राफ शायद से ऐसे ऐसे हो सकता है, बट क्या lambda minimum का वैल्यू यहाँ पे मेटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, yes or no? No, no. What does it depend on? Which is नहीं, which is potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस आप बैटरी के अलाउंग कितने लगा, मतलब पूरे सर्किट के अलाउंग कितने लगाओगे उसके ऊपर आपका लैम्बडा मिनिमम डिपेंड करेगा. अच्छा ग्राफ आगे जाके चेंज हो सकता है एज पर द जेड, ठीक है, बट वो बाद में की बात हो गई, ठीक है. ग्राफ आगे जाके चेंज हो सकता है एज पर द जेड, बट वो बाद में की बात हो गई, ठीक है. बट मुझे तो लैम्बडा मिनिमम यहाँ पे क्या ये मेटल के ऊपर डिपेंड करने वाला है? नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ऊपर. इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेस. इज दिस पार्ट क्लियर? बट ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है. ये हम लोग अगर हम लोग को एक्सरे वगैरह निकालना रहता है फॉर द ईयर और फॉर एनी बॉडी, ठीक है, फॉर एनी बोन, ठीक है, हम लोग कंटिन्यूअस नहीं यूज करते क्योंकि कंटिन्यूअस में कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है. सेकेंड एक्सरेस व्हिच वी इंट्रोड्यूस, दिस आर इंटरेस्टिंग, आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस. अगर इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट जाएगा, ठीक है, सच दैट इट नॉक्स आउट दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एक्सरेस आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस. अच्छा उनका नाम कैरेक्टरिस्टिक भी क्यों है हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं. If this electron knocks out this electron, तो मुझे बताओ वो वाले एक्सरेस हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस. अभी अच्छा ये एक्सरेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं मुझे बताना. आई वांट द मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है. अच्छा इसको मैंने हटा दिया, सो कैन आई से देयर इज एन एम्प्टी स्पेस व्हिच कैरीज लोअर एनर्जी. तो पॉसिबिलिटी क्या है? अच्छा ये कौन सा शेल होता है? पहला शेल कौन सा होता है? के. सेकंड शेल कौन सा होता है? एल, एम, एन वगैरह आगे आगे होते जाते हैं, ठीक है. अच्छा ओके, इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, the first possibility is that it will be replaced by someone from L shell.
So can I say when the electron jumps from higher to lower orbit, will it emit certain radiation? वो रेडिएशन मेरे एक्सरेस हो जाते हैं, ठीक है, एंड दिस आर कॉल्ड एज के अल्फा, ठीक है. इफ हाँ तो के अल्फा, एम से जंप किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे के बीटा. के विल रिप्रेजेंट द ऑर्बिट इन विच इट इज जंपिंग एंड अल्फा बीटा गामा मतलब अच्छा इसके बाद क्या होगा, अगर एम के बाद एन से अगर वो जंप करे तो क्या हो जाएगा के गामा. सिंपल सा लॉजिक है. अच्छा सपोज दिस इलेक्ट्रॉन जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इट नॉक्स आउट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम शेल एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय दिल, तो ये क्या हो जाएगा एम अल्फा. इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट वन तो क्या आ जाएगा एम बीटा एम गामा एंड सो ऑन. ठीक है, ये तरीके के एक्सरेस हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस. वाई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस? यहाँ पे फॉर्मूला वही लग रहा है जो हम लोग ने पहले भी किया है. क्या है फॉर्मूला? 1/λ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे z² r इंटू एक सेकेंड r इंटू z² में नहीं लिख रहा, क्यों आपको समझेगा अभी. यहाँ पे r इंटू z माइनस बी द होल स्क्वायर इंटू 1/n² माइनस 1/p². सही है. अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे माइनस बी का फैक्टर आया है. क्यों? पहले तो हम लोग ये माइनस बी का फैक्टर नहीं ले रहे थे, तो z में एडजस्ट हो जाएगा. b कहां से आया? b कहां से आया? इट मींस द कैन आई से द एटॉमिक नंबर इज डिक्रीजिंग अ लिटिल बिट. क्यों डिक्रीज क्यों होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होगा. ज्यादा है ना इसमें, इनफैक्ट कम नहीं है, ज्यादा है. वो उसकी बात ही नहीं, वो तो बाद में की बात हो गई. उसके पहले यहाँ पे z माइनस बी स्क्वायर क्यों है, वो तो बाद में की बात हो गई. इफेक्टिव, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. बट ये क्यों आ रहा है? क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? अच्छा एकदम सिंपल सा लॉजिक है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया भी है. कैन आई से देयर आर एम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट दिस पॉइंट. ठीक है, एक से ना सॉरी. सो ओवर हियर अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, कैन आई से इट एक्ट्स एज अ स्फेरिकल शेल, तो थोड़ा बहुत शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा ना. तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कैन आई से ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है क्या अभी वो उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है वहां पे? नहीं, रिपेल हो रहा है ना स्लाइटली. पक्का? इससे उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय सर्टेन वैल्यू. ओके, फॉर के जनरली आपको के ही आता है. फॉर के अभी अच्छा हर एक के लिए अलग अलग होता है. फॉर के शेल याद रखो बी का वैल्यू 1 हो जाता है. ठीक है, हर एक एटम के लिए अलग अलग होता है, बट फॉर के शेल बी विल बी इक्वल टू 1. अच्छा इसको अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस क्यों बोलते हैं? मुझे बताओ इसका जो वेवलेंथ है, डस इट डिपेंड ऑन द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन और डस इट डिपेंड ऑन द टारगेट मेटल? टारगेट मेटल के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है ना. z चेंज होगा तो लैम्डा चेंज हो जाएगा. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एक्सरेस आर प्रोड्यूस कैन आई डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ z. सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मेटल, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस. अच्छा ज्यादा एक्सरेस कौन से प्रोड्यूस होंगे? कंटिन्यूअस है कैरेक्टरिस्टिक. थोड़ा सोच समझ के बताओ, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो. कंटिन्यूअस ऑब्वियसली, क्योंकि साइड से पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. पक्का? ओके, एंड दैट्स व्हाई इफ यू कंसीडर कंटिन्यूअस एक्सरेस ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस कम प्रोड्यूस होते हैं. एंड व्हेन दिस कंटिन्यूअस एक्सरेस आर प्रोड्यूस कहने से दे विल एमिट सर्टेन वेवलेंथ. और ये जो वेवलेंथ होता है कंटिन्यूअसली, अगर आप देखोगे बम्बार्डमेंट कंटिन्यूअसली होते जाएगा, इसकी वजह से मैक्सिमम एनर्जी किसमें लॉस हो जाएगा? हीट. ठीक है, बहुत कम एनर्जी है जो हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस प्रोड्यूस करते हैं. इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. लेट मी इरेज दिस. ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया ना? अब हाँ पॉसिबिलिटी है, एल से भी कर सकते हैं, एम से भी कर सकते हैं. वापस जा सकता है, यस, बट दैट विल नॉट प्रोड्यूस एक्सरेस, क्योंकि उसमें एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाएगा. क्योंकि अगर मैं एक हाइड्रोजन के लिए भी लिखूं तो 13.6 और नेक्स्ट कितना होता है? 3.4. नेक्स्ट क्या होता है? 1.8. सो इफ यू चेक द डिफरेंस ओवर हियर, द डिफरेंस व्हेन इट जंप्स फ्रॉम k टू लेट अस से l टू k, तो यहाँ पे कितने का हो गया? 10.2. बट इफ आई टेक दिस इट इज हार्डली इक्वल टू 1.5 एंड दिस फैक्टर विल बी एम्पलीफाइड. लेट अस से कि z का वैल्यू लेट अस से 100 है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000. तो ये फैक्टर है और 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा. जंप तो करेगा बट इसका एक्सरे जनरली ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा. प्रोड्यूस करेगा बट इट विल बी डिफरेंट. ठीक है, वो तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा. ओके ओके, ठीक है. तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस. अगेन यू कैन राइट दिस पार्ट. ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ. ठीक है,
शार्प एक्स लाइंस जो यहाँ पे आए। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस कोई भी वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा या डेफिनेट वेवलेंथ से प्रोड्यूस करेगा? डेफिनेट। ठीक है, सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर द कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस, इतना ही लिखना है। सो अच्छा कुछ नहीं किए बेटा, वो डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे चल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? यस, इसमें वो अल्फा अल्फा नहीं दिख रहा। हाँ सब सब सब, अरे सब कुछ ये टेक्स्ट बुक में पता नहीं मुझे, बट है। कौन सा ड्रॉ करना है? अच्छा नीचे, ऊपर वाला तो सेम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। ओके, दिस ग्राफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरेज। इसमें से कंटिन्यूअस कौन सा है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये वाले कौन से? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का बहुत ज्यादा एनर्जी आएगा। ठीक है, इसमें से एक के अल्फा रह सकता है, एक के बीटा रहेगा। इंटेंसिटी को भूल जाओ, आई नहीं है, ये वन नहीं है, सॉरी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ, इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम लोग ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया था, करंट पे, एंड करंट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें कुछ इतना डिटरमाइन नहीं होता है। ये एक्स पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? हाँ, let us complete atoms today, so at least we can continue with the nucleus in the next time. सर अभी 10 मिनट, 5 मिनट सर, 5 मिनट आज 2 बजे तक ही है। टाइम में 11:32 स्लाइड तो 2-3 ही है, बट मुझे थोड़े एडवांस के सम्स करने थे। देखते स्लाइड में, तो स्लाइड एकदम सिंपल है, आप 5 मिनट में लिख लोगे, पूरा लिख लोगे। ये अभी थियरी में समझना बहुत इजी है, प्रैक्टिकली इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है टू कंट्रोल दी एक्सरेज। इसलिए अगर आप देखोगे जो आपके एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन, MRIs होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन द बायोटेक वगैरह, तो यहाँ पे या फिर रेडियोलॉजिस्ट का पार्ट, मतलब थोड़ा पास, पूरा MBBS वाला पार्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेडियोलॉजी एंड सो ऑन, तो आप इसमें डिटेल में स्टडी कर सकते हो। ये मशीन्स में आप बहुत पैसा कमा सकते हो। अब रेडियोलॉजिस्ट को पता रहेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो लोग, मीन्स ओवरऑल इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स टू डू, एज वेल एज अर्निंग्स भी बहुत अच्छे हैं। और इंडिया में वैसे भी MBBS करने का फर्स्ट मोटो इज मनी, सेकंड इज रिस्पेक्ट, और कहीं पे तो लास्ट में टू ट्रीट पेशेंट्स आता है। ठीक है, आफ्टर 10-15 क्राइटेरियाज आर मैच्ड। थर्ड मोटो तो ये होता है कि पेरेंट्स MBBS है। फोर्थ, सोसाइटी प्रेशर। नहीं, फिफ्थ मैथ्स नहीं आता। बट मैथ्स नहीं आने में और फिजिक्स आने में डिफरेंस बहुत है। एट द मोमेंट आप कंसर्न कर सकते हो ना, जब भी आप इम्पल्स के फोर्सेस लेते हो, जैसे कि सपोज कि एकदम सिंपल सा मैं ये ले लेता हूँ, दो बॉडी है, जैसे गिर रहा है एक दूसरे के ऊपर वर्टिकल में ही, लेट अस से कि वर्टिकल में इसका वेलोसिटी 10 था, इसका 5 था, कोलिजन हो रहा है, तब मैं यहाँ पे मुझे बताना कि आप मोमेंटम कंसर्व कर सकते हैं या नहीं। वर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे अगर कोलाइड हो रहा है, ये 20 है वर्टिकल में, प्योर वर्टिकल में 20 और इंच वाले का 10 है, ऑब्वियसली इंच वाले का कम रहेगा, कोलाइड हो रहा है, मोमेंटम कंसर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मोमेंटम कंसर्व करने के लिए एक कंडीशन है, क्या है वो कंडीशन? एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ नेट इज एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, बट एक्सटर्नल फोर्स है ना, ग्रेविटेशन है। यस एक्सेलेंट, वो नॉन इम्पल्सिव है, तो फ्रिक्शन भी आपका नॉन इम्पल्सिव है, आप इसलिए मोमेंटम कंसर्व है।
अच्छा जैसे कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर सपोज कि एक ग्राउंड पे है और इसके ऊपर सपोज कि और एक ब्लॉक आके गिरता है, ये रेस्ट पे, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, वो इम्पल्सिव है या नॉन इम्पल्सिव है? सोचो सोचो, इसके आंसर दोनों आ जाएंगे, अभी कैसे वो थोड़ा सोचो बाद में, अगर एक एंगल पे आके गिर रहे तो देखना वो बाद में, वो बाद में बताता हूँ मैं, अभी नहीं, ठीक है, मुझे पूरा ड्रॉ करके पता पड़ेगा। ओके लेट अस फिनिश दिस, ओके लेट अस क्विकली वाइंड अप, ओके राइट डाउन, हो गया सम्स नेक्स्ट टाइम। अभी हम लोग को लिखना है ना थोड़ा सा, सो लीव एन लाइन एंड राइट डाउन, फटाफट लिखो, आईआईटी जाना है या नहीं जाना है? अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, आफ्टर 8 months 9 months जो भी है, ठीक है। अगर राइट डाउन हार्ड एक्सरेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सरेज, लिख लेना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सरेज, there are 2 types of x-rays. First hard x-rays, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना हाई एनर्जी, और सेकंड रहेगा सॉफ्ट एक्सरेज, क्या रहेगा? लो एनर्जी, ठीक है, और इसको हम लोग कुलिश ट्यूब बोलते हैं, नेम्ड आफ्टर द सेंटर, सॉफ्ट एक्सरेज लो एनर्जी। उसके बाद मोस्ट ऑफ द एनर्जी, सेकेंड इंपोर्टेंट, मतलब नोट टाइप ही है, मतलब इंपोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशंस वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड लिख लेना यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। और क्या है, थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं इसे, और तो कुछ नहीं है। हाँ अच्छा थर्ड लिख लो, when current is increased, क्या इंक्रीज होगा? अच्छा ये इंटरेस्टिंग, यही सब क्वेश्चन आपको पूछते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, क्या लैम्बडा मिनिमम पे इफेक्ट होगा उसका? नहीं, when current increases intensity increases, तो मेरे तो ये पूरा ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो आपका पहले वाला ग्राफ है, देखिए पहले वाला ग्राफ आपको बताया था, ओके देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ में डिफरेंस क्या है, करंट इंक्रीज हो गया है, तो ये सब चीजें पूछते हैं आपको बेसिक से, ठीक है, ओके, विदाउट चेंजिंग क्या लैम्बडा मिनिमम, विदाउट चेंजिंग लैम्बडा मिनिमम। अच्छा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 भी इफेक्ट होगा या नहीं होगा? अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस निकालता हूँ, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। लैम्बडा ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस तो पी ऑफ जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो इसको करंट का कुछ इफेक्ट ही नहीं होने वाला, ठीक है। सेकंड, व्हेन एक्सेलरेट, नेक्स्ट फिर फोर्थ जो भी है, ठीक है, व्हेन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीजेस, लैम्बडा मिनिमम क्या हो जाएगा? सोच समझ कर बताओ, डिक्रीजेस, मैंने बताया भी था वो एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईवी, लैम्बडा मिनिमम डिक्रीजेस। नेक्स्ट when metal is changed with remaining setup, when metal is changed with remaining setup being the same, क्या चेंज हो जाएगा? लैम्बडा नहीं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस विल शिफ्ट, विद लैम्बडा मिनिमम रिमेनिंग सेम। अच्छा मतलब इन शॉर्ट लैम्बडा जो कैरेक्टरिस्टिक का होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेटल, और जो लैम्बडा मिनिमम होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है पक्का, और इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? करंट, ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग चीजें, ठीक है, बाकी चीजें हम लोग बाद में कर लेते हैं, ओके चलो थैंक यू, बाय बाय।